तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करेंगे, उनकी बायोग्राफी देखेंगे, उनके लाइफ में क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, उनका रोल क्या रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उनका रोल है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। अब फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि टेक्स्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये सब जो मैंने लिख रखा है आप सिर्फ स्टोरी की तरह सुनिए, इस चीज को ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, 23 जनवरी कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम था जानकीनाथ बोस, मदर के नाम था इनका प्रभावती देवी। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था एमिली शेनकी, उनके बारे में हम अभी आगे आएंगे। और उनसे उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था अनीता बोस। इनकी पढ़ाई सबसे पहले ये रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल है कटक में, उसके बाद फिर ये प्रेसिडेंसी कॉलेज गए कैलकाटा में। प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा का बहुत ही फेमस कॉलेज है, आज की डेट में भी वो है वहाँ पे। और फिर ये इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने गए। ठीक है, इसे कुछ चीज़ें हैं इनके बारे में, आगे अब धीरे धीरे और इनके बारे में देखते जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 18 अगस्त 1945 1945 को। हालांकि इनकी डेथ बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंडर में हुई है, तो वो थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे। सही है नहीं है वो तो कोई भी नहीं जानता, बहुत सारे कमीशंस बनाए गए और हर कमीशन ने यही बोला कि हाँ इनकी डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं भी हुई थी, वो देखते हैं आगे। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर्स हैं ये इंडिया के। यूथ को इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, इसलिए यूथ इनको नेताजी के नाम से बोलते थे। खासकर इसलिए भी बोलते थे क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी को इन्होंने लीड किया था, बनाया था। सेकेंड वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी था, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने किया था। पहले को तो मोहन सिंह जी ने लीड किया था, मोहन सिंह जी के बाद जिसने कमांड संभाली थी इंडियन नेशनल आर्मी की वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। जो इनके फादर थे जानकी नाथ बोस, वो एक कह सकते हो आप बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे, एफ्लुएंट लॉयर थे कटक में। और उनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी इनके फादर को। उसके बाद इनके फादर बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर ही बने थे। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इनके फादर और उनकी मदर के टोटल 14 बच्चे थे, जिसमें 8 लड़के थे और 6 लड़कियां थी, यानी 8 ब्रदर्स एंड 6 सिस्टर्स। उसमें 9th नंबर के चाइल्ड थे सुभाष चंद्र बोस जी। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इन्होंने बीए किया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फिलोसफी, प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा से। और खास बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, देखिए स्वामी विवेकानंद जी पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर जाके उस स्वामी विवेकानंद जी की वीडियो को देखिए। तो स्वामी विवेकानंद जी को बहुत मानते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि ये जो स्वामी जी हैं ये ईस्ट और वेस्ट के बीच में कल्चरल ब्रिज बनाते हैं, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कल्चरल ब्रिज बनाते हैं, तो काफी मानते थे ये स्वामी विवेकानंद जी को। फिर छोटे में जब ये स्कूल में थे, एक प्रॉब्लम हुई थी कि इनके प्रोफेसर ने इनसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, तो पलट के बोस जी ने अपने प्रोफेसर को ही पीट दिया। तो जब बोस जी ने प्रोफेसर को ही पीट दिया तो बहुत छोटे में ही गवर्नमेंट को नजर आ गया था कि ये बच्चा तो भाई बहुत शैतान है, इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में तो ये हमारे कान काटेगा, छोटे में ही पता चल गया था उनको। फिर जैसा कि इनके फादर चाहते थे कि ये सिविल सर्वेंट बने, क्योंकि इनके फादर बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने, बड़े लॉयर थे, राय बहादुर की उपाधि थी उनके पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफ़ी कुछ मिला था उनको। तो वो चाहते थे कि जो मेरा बेटा है वो भी कुछ बड़ा बने, तो वो चाहते थे ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे, क्वालिफाई करे। तो इनको इंग्लैंड भेजा, ठीक है, और इंग्लैंड जाके इन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्वालिफाई भी किया। 4th रैंक आई इनकी, और मार्क्स इनके इंग्लिश में हाईएस्ट थे उस टाइम पे। लेकिन अब सुभाष चंद्र बोस जी की किस्मत में ब्रिटिशर्स की सेवा नहीं, कुछ और ही लिख रखा था। ये इंडियन नेशनल फ्रीडम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो ऑब्वियसली इन्होंने अपना सिविल सर्विसेज छोड़ दिया। अप्रैल 1921 में उन्होंने सिविल सर्विसेज से रिजाइन कर दिया। आज की डेट में कोई अगर आईएएस आईपीएस क्वालिफाई करके छोड़ता है तो उसे बहुत बड़ा माना जाता है। उस समय पे जब देश आज़ाद भी नहीं था, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था इंडियंस की तरफ, उस समय पे सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्वालिफाई करके छोड़ना वो सुभाष चंद्र बोस के लेवल के इंसान ही कर सकते हैं। एक और पर्सन थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, जिनको जबरदस्ती छोड़ना पड़ा था सिविल सर्विसेज, वो एक अलग टॉपिक है, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें जाके आपको देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा फ्रेंड्स। फिर प्रिंस वेल्स की विजिट पे एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिसकी वजह से दिसंबर 1921 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। अब जब ये बर्लिन में थे, जर्मनी में, सुभाष चंद्र बोस जी, तो वहां पे ये एक लेडी सी मिले थे जिनका नाम था एमिली शेंकी। ये है वो लेडी एमिली शेंकी।
तो ये ऑस्ट्रियन वुमेन थी, ये भी बर्लिन में रहती थी। तो इनके साथ सुभाष चंद्र बोस जी की शादी हुई थी 1937 में, एक सेक्रेट हिंदू सेरेमनी में हुई थी। और इनके थ्रू उनकी एक डॉटर है, ये इनकी डॉटर की फोटो है, अनीता बोस, ठीक है। तो इनसे इनकी एक डॉटर भी हुई थी। और फिर ये तो इनकी पर्सनल फैमिली के बारे में है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि ये इंडियन नेशनल फ्रीडम के स्ट्रगल में कैसे एंट्री मारी इन्होंने। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो सुभाष चंद्र बोस जी आके मिले महात्मा गांधी जी से, ठीक है। महात्मा गांधी जी से मिले तो सुभाष चंद्र बोस जी को महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी उतनी पसंद नहीं आई। और महात्मा गांधी जी ने भी सुभाष चंद्र बोस जी से बोला कि आप जाके चित्तरंजन दास जी से मिलिए। फिर सुभाष चंद्र बोस जी गए चित्तरंजन दास जी से मिलने। चित्तरंजन दास जी उस समय पे जो कैलकाटा ब्रांच थी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो जब वो जाके चित्तरंजन दास जी से मिले, ये सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने चित्तरंजन दास जी को अपना गुरु मान लिया। ये चित्तरंजन दास जी वही थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी स्टैब्लिश की थी 1922 में। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे जितना याद रहेगा मैं उतने सारे लिंक्स डाल दूंगा। हो सकता है मैं गलती से भूल जाऊं तो आप सर्च मार सकते हैं यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब सुभाष चंद्र बोस जी ने चित्तरंजन दास जी को अपना पॉलिटिकल गुरु माना, ठीक है। फिर बहुत सारे उनके न्यूज़पेपर थे। एक सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वराज नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया। एक चित्तरंजन दास जी का न्यूज़पेपर था फॉरवर्ड, उसको उन्होंने एडिट किया। और जब चित्तरंजन दास जी थे मेयर थे कलकत्ता के, तो उस समय पे सुभाष चंद्र बोस जी कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एज अ CEO काम कर रहे थे। सुभाष चंद्र जी ने बहुत कुछ किया है स्टूडेंट्स को, यूथ को इंस्पायर करने में। उन्होंने वो देखना चाहते थे कि उनका देश जल्दी से इंडिपेंडेंट बने, रिपब्लिक बने, फेडरल पावर्स उसमें सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो, ये सब वो चाहते थे। और इस चीज़ों के लिए वो अपने फॉलोवर्स को, यूथ्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करते थे। फायर ब्रांड यूथ आइकन के रूप में वो उभर के आए। और ख़ास बात ये थी कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी थी, जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को संभालने की एबिलिटी थी ना फ्रेंड्स, वो इनके अंदर बहुत ही खास थी। कैरिज्मा था इनकी पर्सनालिटी में, लीड करने में ये बहुत ही आगे थे। ये चीज़ बहुत लोगों को उस समय पे पसंद आई थी। कई बार इनको जेल भी हुई थी अपनी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से। अब जो इनका डिस्प्यूट हुआ है कांग्रेस के साथ, वो देखते हैं। देखिए, पहली बात तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में जो हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन का जो डिस्प्यूट है, वो तो मैं एक पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, ठीक है। इसके जस्ट बाद वो वीडियो होगी, जब तक आप देख रहे होंगे तब तक वो वीडियो लाइव होगी, तो उसको देखिएगा। तो वो हरिपुरा सेशन, त्रिपुरी सेशन में अलग से क्या हुआ वो पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक छोटी सिर्फ 1928 में भी हुई थी, जो गुवाहाटी सेशन हुआ था कांग्रेस का 1928 में। वहां हुआ ये कि जो ओल्ड मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस है और न्यू मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस है, उनके बीच में एक छोटा सा रिफ्ट ये आया कि भाई क्या हमको अंग्रेजी सरकार से डिमांड करना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप अंग्रेजी सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगिए, कुछ लोग बोल रहे थे हमको कंप्लीट सेल्फ रूल चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। और इसका आउटकम निकल के आया कि आपने देखा 1930 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन आया और बोला कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो उस समय पे भी छोटी सी रिफ्ट थी, जब सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि नहीं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहिए, डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए। उसके बाद हुआ ये कि गांधी जी से इनका थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, खासकर तब जब त्रिपुरी सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन्हें पताभी सीतारमैया को इन्होंने इलेक्शन में हरा दिया। और गांधी जी ने बोला कि ये पताभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। वो मैंने अलग से वीडियो में डिस्कस किया है, वो इसलिए मैं उसके बारे में यहां ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, भले ही सुभाष चंद्र बोस जी ब्रिटिशर्स से चिढ़ते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लाइफ, ब्रिटिशर्स की ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रिटिशर्स के तरीके को वो एडमायर भी करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि अपने दुश्मन से कुछ सीखो जो उसकी अच्छी चीजें हैं। और उन्होंने ब्रिटिशर्स की इन चीजों की तारीफ भी की है और उनको उससे लेके अपने ऊपर इम्बाइब भी किया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें थी जो इनमें इस तरीके की थी। भले वो ब्रिटिशर्स को से नफरत करते हो, लेकिन फिर भी उनके से जो वो अच्छी बातें सीख सकते थे वो सुभाष चंद्र बोस जी ने सीखी। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया तो बोस जी ने कांग्रेस का जो सपोर्ट था थोड़ा सा इंडियन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, वैसे तो कांग्रेस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने सपोर्ट नहीं किया, ब्रिटेन को, कांग्रेस ब्रिटेन से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ कंटिन्यूअसली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मांग रही थी। सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि हम रिफॉर्म मांगे क्यों, ऑन स्पॉट एक्शन लो, इनको खदेड़ के बाहर भगाओ, ठीक है। लेकिन
ये चीज इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस थोड़ा सा नॉर्मल मॉडरेट व्यू से जाना चाहती थी, खासकर गांधी जी। ये मैं आपको त्रिपुरी सेशन और हरिपुरा सेशन वाली वीडियो में बताऊंगा। तो एंड में ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट थे ना, इनको अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट रिजाइन करना लगा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट की पोस्ट इन्होंने 1939 में रिजाइन कर दिया और अगले साल इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। और फॉरवर्ड ब्लॉक को इन्होंने एज अ फैक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही बनाया। और एक कह सकते हो कि आपने बुरी तरीके एक प्रॉपर मूवमेंट ही इन्होंने छेड़ दिया ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में। तो ब्रिटिश सरकार को पसंद आएगा नहीं, ब्रिटिश सरकार ने इनको तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी। इनकी तबीयत खराब होने लगी, ठीक है। अगर इनको कुछ हो जाता तो लोग सड़कों पे उतर आते, मारने मुरने पे उतर आते। तो ब्रिटिश सरकार डर गई। ब्रिटिश सरकार ने इनको जेल से तो छोड़ दिया, पर इनको हाउस अरेस्ट में रख दिया। इन्हें हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। अब उसके बाद सारा बवाल शुरू होगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, एक मूवी है सुभाष चंद्र बोस द फॉरगेटन हीरो, श्याम बेनेगल जी ने बनाया इस मूवी को। उस मूवी को जरूर देखें फ्रेंड्स, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ कैरेक्टर्स की आपको एक्टिंग पसंद ना आए, बट वो सब मत देखिए, आप मूवी को देखिए। आपको सुभाष चंद्र बोस की लाइफ के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। उस मूवी में खासकर हाउस अरेस्ट के बाद की चीजों को दिखाया गया है कि जब ये हाउस अरेस्ट में थे। हाउस अरेस्ट को किसी तरीके से अवॉइड करके सुभाष चंद्र बोस जी अंग्रेजी सरकार का, अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों में धूल झोंक के जनवरी 1941 में भाग गए, ठीक है। और वो पेशावर काबुल से होते हुए वो जर्मनी पहुंचे। अब जर्मनी में जब वो पहुंचे ना, तो वहां जाके वो हिटलर से मिले। ऐसा बोलते हैं वो हिटलर से मिले हैं। जब वो हिटलर से मिले, उनकी क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई उतना तरीके से पता नहीं चला। बट उसके बाद वो जापान गए एक सबमरीन में, ठीक है। तो पहले वो जर्मनी गए। जर्मनी में कुछ देर तक उन्होंने अपने सपोर्ट देखी, क्योंकि उस समय हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रेंड्स। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के खिलाफ कौन लड़ रहा है? जर्मनी लड़ रहा है। जर्मनी, इटली, जापान, ये सब मिलकर लड़ रहे हैं। ये सब फेसिस्ट पावर थी उस समय की। मुसोलिनी इटली में था, जर्मनी में हिटलर था, ये सब ब्रिटेन के खिलाफ थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा कि अगर इन ब्रिटिशर्स को हराना है तो इनके दुश्मनों के साथ मिलो। तो वो जर्मनी के पास गए। जर्मनी में हिटलर ने सीधी मदद देने से मना किया, तो हिटलर ने इनसे कहा कि आप सबमरीन में बैठ के जापान जाइए। सबमरीन में इनको बैठाला। आप सोचिए उस सबमरीन की जो जर्नी थी वो इतनी डेंजरस थी फ्रेंड्स। सोचिए वो अगर आप जर्मनी का नक्शा देखेंगे, जर्मनी से शुरू हुए पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को नीचे से पार करते हुए केप ऑफ गुड होप आता है, और केप ऑफ गुड होप के थोड़ा आगे जाएंगे तो मदागास्कर आता है। मदागास्कर के नीचे कहीं पे इन्होंने जापान की दूसरी सबमरीन में अपने आप को ट्रांसफर किया। सोचिए कितनी खतरनाक जर्नी रही होगी उस समय पे, ठीक है। लेकिन उन्होंने पार की, और कैसे भी करके ये उसके बाद जापान पहुंच गए। और जापान पे जाके इन्होंने एक फोर्स जो थी इंडियन नेशनल आर्मी की, जिसमें लगभग 40,000 लोग थे, उसकी कमांड ली फ्रेंड्स, ठीक है। उनको सिंगापुर से रिक्रूट किया गया था, और साउथ ईस्ट एशिया में जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे ब्रिटिश आर्मी के, उनसे रिक्रूट किया गया था। क्या हुआ था फ्रेंड्स, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, तो जापान थोड़ा बहुत जीत रहा था। तो साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कॉलोनीज थी जहां ब्रिटिशर्स का राज था, तो ब्रिटिशर्स को खदेड़ के जापान ने उन पर कब्जा कर लिया था। तो वहां पे जो ब्रिटिश आर्मी की जो बंदे थे, उनको ब्रिटिशर्स छोड़ के भाग गए थे। तो वो ब्रिटिश आर्मी के जो लोग थे, वो इंडियंस ही थे, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए थे। उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ऑर्गेनाइज करा के मोहन सिंह ने एक आर्मी बनाई थी। उस आर्मी की कमांड अब ली सुभाष चंद्र बोस ने। ये सब चीजें मैंने इंडियन नेशनल आर्मी की जो अलग सी वीडियो बनाई उसमें डिस्कस की है, उसको जरूर देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड ली। उसके बाद इस इंडियन नेशनल आर्मी ने बहुत कुछ किया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे भी अटैक करके उस पर कब्जा किया। उसको शहीद और स्वराज आइलैंड्स नाम दे दिया गया। हालांकि अंडमान निकोबार आइलैंड में भी वहाँ के जो लोकल लोग थे, जब सुभाष चंद्र बोस वहाँ जनवरी 1944 में गए थे, तो वहाँ पे लोकल लोगों से सुभाष चंद्र बोस जी बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि जापानीज वहाँ के लोकल लोगों पे थोड़ा सा अत्याचार सा कर रहे थे। और जो जापानीज का रियल इंटेंशन था, वो सुभाष चंद्र बोस जी को जापानीज पता नहीं चलने दे रहे थे। देखिए जापानियों ने क्या किया था, जापानी अपनी अलग गेम खेल रहे थे। जापानियों ने कहा कि ब्रिटिशर्स को हराना है, तो जापानी भी एक तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी को एज अ टूल इस्तेमाल करना चाहते थे कि हाँ, जब इंडिया पे कब्जा हो जाएगा तो हम, क्योंकि था तो वो भी एक कॉलोनियली कंट्री उस टाइम पे, कौन सा ब्रिटिशर से वो बहुत अलग था, ठीक है। तो उसका भी मेन एम एक्सप्लॉयटेशन ही था। लेकिन उसने सुभाष चंद्र बोस जी से जापानियों ने बोला था कि यू आर एज एन इक्वल टू अस, ठीक है। हम आपको लेके जाएंगे और आपकी कंट्री पे राज करके हम आपको आजाद कराएंगे। पर आपको क्या लगता है कि जापान इतना लड़ने के बाद, इंडिया में आने के बाद, इंडिया वालों को दे देता पावर? नहीं देता, ठीक है। तो वहां पे भी एक अलग ही गेम चल रही है, पर उस पर अभी मत जाइए।
ठीक है। आज़ाद हिंद फौज है, आज़ाद हिंद फौज जो थी आपकी इंडियन नेशनल आर्मी थी, वो बहुत सी जगहों पे जीती और बर्मा बॉर्डर क्रॉस करके 18 मार्च 1944 पे इंडियन नेशनल आर्मी हमारे इंडियन सॉइल पे खड़ी थी। लेकिन तभी हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 हार गया, इंग्लैंड और ये जो यूएसए का ग्रुप था ये वर्ल्ड वॉर 2 जीत गया, जापान हार गया, जर्मनी हार गया, और जब जापान और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट जापानीज फोर्सेस से ही मिल रहा था, तो इंडियन नेशनल आर्मी के भी जो एक्सपेडिशंस थे वो वहीं पे खत्म हो गए फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद नेताजी बहुत ही मिस्टीरियसली थोड़े से डिसअपियर हो गए। कहा जाता है कि वो पहले तो सिंगापुर गए और सिंगापुर में जाके वो जो जापानीज के फील्ड मार्शल थे तिराउची, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि आपको मैं टोक्यो भिजवाने का इंतजाम करता हूं एक फ्लाइट पे। तो एक हैवी बॉम्बर था K-21 नाम का, जो साइगांव एयरपोर्ट से उड़ा 17 अगस्त 1945 को। कहा जाता है कि उस पर सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, ये सब उस पिक्चर में दिखाया गया, सुभाष चंद्र बोस द फॉरगेटन हीरो, जरूर देखिए उस फिल्म को। तो जब वो उड़ा, जब उसका क्रैश हो गया, तो कहा जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी उसमें थे। 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब हुआ ये कि अभी तक तो यही बोला गया है कि उसी प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हुई है, लेकिन जो इनके कॉमरेड्स थे, जो आज़ाद हिंद फौज में जो इनके साथी थे, उन्होंने कभी इनकी बॉडी को देखा नहीं। तो इन्होंने बोला कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी मर नहीं सकते, ये जरूर उनकी कोई चाल है ताकि ब्रिटिश अमेरिकन फोर्सेस उनको ना पकड़ लें। और वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस जी खत्म हो गए हैं, अभी वो लौट के आएंगे। उन्हें लगता था कि ये अभी लौट के आएंगे, हमारी आर्मी को लीड करेंगे और दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब और साथ उसके बाद बहुत सी थ्योरीज निकली। गांधी जी तक इस बात को तैयार नहीं हो रहे थे मानने थे कि सुभाष चंद्र बोस जी खत्म हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पे पता है बहुत सारी थ्योरीज उभर के आई कि सुभाष चंद्र बोस जी एक साधु की तरह देखे गए हैं एक जगह पे। आपको पता है, जब मैं फैजाबाद में था, फैजाबाद में काम कर रहा था डिफेंस मिनिस्ट्री में, वहां फैजाबाद कैंट एरिया में। तो फैजाबाद कैंट एरिया से ही जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पे सरयू नदी का किनारा आता है। उसका ओरिजिनल नाम घग्गर है, वहां सरयू नदी बोलते हैं उसको। सरयू नदी के किनारे पे वहां पे एक थ्योरी है, वहां के लोकल लोग बात करते हैं कि यहाँ बहुत पहले एक साधु घुमा करते थे, वो साधु सुभाष चंद्र बोस जी थे। पहली बार मैंने वो स्टोरी सुनी थी वहां पे। जो ये सब जो रूमर्स हमको यहाँ पे न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि साधु की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कई बार देखा गया, वहां पे फैजाबाद में एक्चुअली इस चीज के बारे में बात होती थी कि यहाँ पे एक साधु देखे जाते थे। अब वो कितनी सच थी कितनी नहीं थी, वो सब बोलते थे कि ये जो साधु सरयू घाट पे बैठे रहते हैं सुभाष चंद्र बोस हैं। पहले की बात है ये, वहां पे आज भी ये सब चीजें मिस्ट्रीज वाली बातें चलती रहती हैं। कितनी सही हैं कितनी नहीं सही हैं किसी को नहीं पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज़ादी के बाद बहुत सी कमेटी बनाई जिसका काम था कि आप पता करिए कि सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ हैं, पर उन सारी कमिटीज़ ने यही रिपोर्ट दी कि सुभाष चंद्र बोस जी उस प्लेन क्रैश में ख़त्म हो गए। लेकिन हुआ ये कि एक कमेटी बनी 2006 में जिसका नाम था मुखर्जी कमीशन। मुखर्जी कमीशन ने ये बोला कि सुभाष चंद्र बोस जी प्लेन क्रैश में खत्म नहीं हुए थे और रेंकोजी टेम्पल में जिसकी एशेस को डाला गया है वो सुभाष चंद्र बोस जी नहीं है। लेकिन ये मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को मारने से सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो ये है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पूरी चीज़ें। इनकी मृत्यु के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात की। बहुत सारे कमीशंस बने थे पता करने के लिए इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। एक फिगिस कमीशन था 1946 में बना था, शाहनवाज कमेटी बनी थी 1956 में, खोसला कमीशन बना था 1970 में। सबने बोला कि सुभाष चंद्र बोस जी प्लेन में मर गए, लेकिन मुखर्जी कमीशन ने बोला कि वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। उन्होंने जय हिंद का नारा था दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो बहुत सारे नारे हैं। कोलकाता का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उनके नाम पे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनकी मूवी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो, श्याम बेनेगल ने बनाई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर देखें फ्रेंड्स, आपको पसंद आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। और भी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको इंडियन नेशनल आर्मी वाली वीडियो में मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको वो मिलेगी फ्रेंड्स जो मैंने इन रिफ्ट बताया है सुभाष चंद्र बोस वर्सेस इंडियन नेशनल कांग्रेस हरिपुरा त्रिपुरी सेशन, उसमें मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ आप इन वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, गुड बाय।